बात करते हैं, विच इज व्हाई द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अगर आप मैप पर जाएंगे तो आपको मैप पर देखने को मिलेगा कि छोटा नागपुर प्लेटो पर काफी ज्यादा किसके आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर उस एरिया में आयरन और स्टील के काफी सारे डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, समझ आया, इसलिए। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पर आंसर देना है और हमें आंसर किस तरह से लिखना है वो देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रीजन, समझ आया। चलिए, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, फर्स्ट इज लो कॉस्ट ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन जो है वो लो कॉस्ट है उसकी। क्यों? क्योंकि वहीं पर पाया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी ज्यादा खर्चना नहीं पड़ता है, राइट। इसके अलावा क्या है कि हाई ग्रेड रॉ मटेरियल जो है वो पास में ही अवेलेबल है, प्रॉक्सिमिटी यानी कि करीब में अवेलेबल है ना। मैंने आपको बताया वहां पर उसी एरिया में छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में आयरन एंड स्टील के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा चीप लेबर भी अवेलेबल है। ठीक है, चीप लेबर तो हमारा जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, वो कम होगा अगर लेबर चीप होगी। इसके अलावा देयर इज वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, समझ आया। तो ये हमारे कुछ पॉइंट है जो कि रीजंस हैं एज इन व्हाई छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, समझ आया। चलो, अब हम अपना क्वेश्चन 17 देखते हैं, विच इज डिस्क्राइब द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। हमने पढ़ा था ना कि इंडस्ट्रीज ठीक है हमारे बहुत काम की होती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो काफी ज्यादा पॉल्यूटेंट्स भी रिलीज करती हैं जो कि वाटर पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एयर पॉल्यूशन भी होता है। तो यहाँ पर मेथड्स पूछा जा रहा है किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। जो भी इंडस्ट्रीज से हमें गंदा मटेरियल मिलता है, वेस्ट मिलता है, उसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब देखो, हमें आंसर में लिखना है कि जो ट्रीटमेंट है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस का या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट का, उसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में मैकेनिकल मीन्स होता है। ठीक है, जिसमें स्क्रीनिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, फ्लॉक्यूलेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर मैंने एक बहुत सारा गंदा पानी है, ठीक है, अब उस गंदे पानी में प्लास्टिक और बहुत सारी चीजें या रैपर, सैशे, सब कुछ मिला हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या है उस पानी को एक स्ट्रेनर से निकालती हूँ, तो क्या है कि जितने भी रैपर है या प्लास्टिक है वो सारा स्ट्रेनर में रुक जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि मैकेनिकल मीन्स का मतलब कि स्क्रीनिंग होती है, ग्राइंडिंग, फ्लॉक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन, इनके थ्रू जो हमारा वेस्ट, सॉलिड वेस्ट है, हम उसको अलग कर लेते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया या फिर और गंदा जो वेस्ट है उसको हम अलग कर देते हैं और पानी को अलग कर देते हैं। ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, इसमें एरिएशन होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या इंक्लूड होता है? बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि क्लोरीनेशन जो होता है वो इसी ट्रीटमेंट का पार्ट होता है, यानी कि हम क्लोरीन ऐड करते हैं पानी में ताकि जर्म्स को खत्म किया जा सके। ठीक है, तो क्लोरीनेशन इसका एक एग्जाम्पल है। एंड दिस ऑल्सो इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक है, तो यहाँ से जो भी पानी हमें बचकर आता है वो हम थर्ड फेज में या फिर टर्शरी फेज में रिसाइकल कर लेते हैं। एंड दीज आर द 3 phases और द 3 steps टू ट्रीट द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, समझ आया। चलो, अब हम अपना क्वेश्चन 18 देखते हैं, विच इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, चीनी शुगर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम विद रेफरेंस टू रॉ मटेरियल। ठीक है, फर्स्ट इज रॉ मटेरियल, देन नेचर, देन लोकेशन ऑफ शुगर मिल्स एंड प्लेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4 चीजें देखेंगे, समझ आया। चलो, तो हम सबसे पहले रॉ मटेरियल को देखते हैं। अब रॉ मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो क्या है? शुगर केन है। शुगर केन यानी कि गन्ना, हम सभी ने देखा है, राइट। अब शुगर केन क्या होता है? बल्की होता है, और जब हम इसको कमर्शियली ट्रांसपोर्ट करते हैं तो क्या होता है? शुगर केन का जो सुक्रोज कंटेंट होता है, सुक्रोज एक तरह की शुगर होती है, ठीक है, तो सुक्रोज कंटेंट रेड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हॉलेज मतलब कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन, समझ आया। तो याद रखना है कि शुगर केन जो है वो शुगर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है और वो बल्कि भी होता है। ठीक है, इट इज वेट लूजिंग एंड पेरिशेबल। ठीक है, तो पेरिशेबल जाहिर सी बात है खराब हो जाएगा अगर कुछ टाइम तक हम इसको रखा रहे। ठीक है, चलो अब हम नेचर को देख लेते हैं। हमने रॉ मटेरियल देख लिया, नेचर देखते हैं। ठीक है, अब ये जो इंडस्ट्री है ना, शुगर इंडस्ट्री, ये सीजनल है नेचर में, यानी कि पूरे साल काम तो चलता है शुगर इंडस्ट्रीज में या फिर
शुगर के एग्रीकल्चर में, ठीक है, फार्मर्स पूरे साल काम तो करते हैं, लेकिन एक ही सीजन होता है जिसमें हम इसको क्या करते हैं, गन्ने को काट लेते हैं, समझ आया। तो क्या है, दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर और इसीलिए इट इज आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। अब कोऑपरेटिव्स में फायदा ये होता है कि अगर लॉस हो रहा है तो किसी एक इंसान को नहीं भरना पड़ता है, वो सब लॉस सब लोगों में डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी सब लोगों में डिवाइड हो जाता है, समझ आया। अब ये कोऑपरेटिव सेक्टर में क्यों सूट करता है, पढ़ते हैं एक बार हम लोग। बिकॉज इट नीड्स लार्ज मैनुअल लेबर इन वेरियस प्रोसेसेस। हमें एक मैनुअल लेबर चाहिए, वो भी लार्ज मैनुअल लेबर चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि कल्टीवेशन हो गया, प्रोडक्शन ऑफ शुगर हो गया और अदर प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है। जैसे कि हमने शुगर के साथ देखा था गुड़ और खांडसारी भी देखा था, ठीक है। खांडसारी एक तरह की शुगर होती है, ठीक है, इट इज ब्राउन इन कलर। तो क्या है कि शुगर इंडस्ट्रीज में या फिर शुगर मिल्स में शुगर के अलावा गुड़ और खांडसारी भी बनता है, ठीक है, एंड अदर प्रोडक्ट्स दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द कोऑपरेटिव्स। तो अगर हम लार्ज मैनुअल लेबर की बात करें तो वो कोऑपरेटिव ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर पाते हैं, इसीलिए जो शुगर इंडस्ट्री इट इज आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर, समझ आया। चलो अब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ शुगर मिल्स की, ठीक है। तो इंडिया में हम लोकेशन ऑफ शुगर मिल्स की जब हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा शुगर मिल्स जो है वो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओके। तो आपको इन स्टेट्स को याद रखना है और बहुत इजी भी है। और बच्चों आपको एक ट्रेंड याद रखना है कि अब रिसेंट ईयर्स में ट्रेंड देखने को मिला है कि शुगर इंडस्ट्रीज जो हैं वो नॉर्थ स्टेट से, नदर्न स्टेट से सदर्न स्टेट में शिफ्ट हो रही है, ठीक है। सदर्न इंडिया में शिफ्ट हो रही है क्योंकि जो शुगर वहां पर ग्रो की जाती है उसमें सुक्रोज कंटेंट ज्यादा होता है, समझ आया। ओके अब क्या है, 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम क्या हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है। आपको 5 से 6 स्टेट्स याद रखने हैं और ये भी पॉइंट याद रखना है कि अराउंड 60% ऑफ मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ओके। अब हमने बात कर ली, हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अब हम अपना 4th पॉइंट पढ़ते हैं विच इज प्लेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो इंडिया स्टैंड सेकेंड एज द प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, ठीक है। तो इंडिया क्या है, सेकेंड स्टैंड करता है एज द शुगर प्रोड्यूसर। इसके अलावा इंडिया ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी, समझ आया। तो फर्स्ट प्लेस है किसमें, गुड़ और खांडसारी के प्रोडक्शन में, और शुगर के प्रोडक्शन में इंडिया का सेकेंड प्लेस है, ओके। चलो क्वेश्चन 19 है, नेम द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल हमें ऑलरेडी पता है कौन सा है, वो बैंगलोर, राइट। तो बैंगलोर को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं, राइट। ओके ये आपको पता होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया इज बैंगलोर एंड राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो देखते हैं, बैंगलोर इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज आर, फर्स्ट है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट की बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री में आखिर प्रोडक्ट क्या मिलता है, क्या फिनिश गुड होता है, ठीक है। तो क्या है, टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर टेलीफोन्स, ओके, पेजर, रेडार्स, कंप्यूटर, मेनी अदर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, समझ आया। तो ये तो हमें पता ही है, टैबलेट हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, ठीक है। वो सब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आते हैं या फिर इंक्लूड होते हैं, समझ आया। चलो अब हम सेंटर्स की बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन देख लिया हमने, सेंटर्स की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा। तो क्या है, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के सेंटर्स भी हैं, ठीक है। तो बेंगलोर हो गया, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, ठीक है, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर, ये सब क्या है, ये सब सेंटर्स हैं किसके, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया के, समझ आया। चलो अब हम STPIs देख लेते हैं। हमने देखा था ना, आपकी एक मार्क में फुल फॉर्म भी आ सकती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STPI, ठीक है। तो इट इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ओके। चलो एक बार STPIs देख लेते हैं। अभी की बात करें हम तो देयर आर 62 STPIs अक्रॉस इंडिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बच्चों आपको ये भी याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू METI, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्या है, देयर आर 62 STPIs अक्रॉस इंडिया। फिर हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की। तो क्या है, हमें फॉरेन एक्सचेंज में क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक और IT इंडस्ट्री में
बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग। अब ये बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है बच्चों, आपके ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब कोई भी बाहर की कंट्री, ठीक है, अपने किसी भी एक टास्क को किसी आउटसोर्स कर देती है, या फिर बाहर के किसी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर बाहर के किसी एलिमेंट को सौंप देती है कि ठीक है, हमारे बिहाफ पे आप इस काम को कीजिए, बदले में हम आपको पे करेंगे। जैसे कि मैं बात करती हूँ अमेजोन कंपनी की, ठीक है, तो अमेजोन कंपनी के काफी सारे कॉल सेंटर्स होंगे, तो क्या है, अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन यूएस बेस्ड कंपनी है, राइट। अब उन्होंने इंडिया में अपने कई सारे कॉल सेंटर्स बना दिए, यानी कि उन्होंने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने के काम को आउटसोर्स कर दिया, किसी और को सौंप दिया, ठीक है। अब बदले में वो उनको कॉल सेंटर्स को पे करते हैं, समझ आया। तो यही होता है बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग या फिर बीपीओ सेक्टर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बीपीओ सेक्टर की वजह से बहुत ज्यादा ग्रो किया है, ओके। तो आपको ये याद रखना है बीपीओ का, और 1 मार्क के क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। चलो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 20। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में बताना है हमें। तो सबसे पहले हम मेन फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। फास्ट ग्रोइंग है और डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री, पहली बात हो गई, ठीक है, काफी ज्यादा फास्ट ग्रोइंग है क्योंकि हमें फर्टिलाइजर्स में चाहिए, ठीक है, कई सारे काम है किसके, केमिकल इंडस्ट्रीज के, ठीक है। इसके अलावा जो केमिकल इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन है दैट इज approximately 3%, ठीक है, 3% of GDP is already dedicated to this chemical industry or occupied by this chemical industry, okay। थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड 12th in the world in size, ठीक है। तो इंडिया की जो केमिकल इंडस्ट्री है वो थर्ड लार्जेस्ट है एशिया में और 12th है वर्ल्ड में, समझ आया। इसके अलावा लार्ज और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, काफी रैपिड ग्रोथ देखने को मिलेगी बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर में। अब ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या है, ठीक है, ऑर्गेनिक में आता है पेट्रोलियम या गैस से रिलेटेड, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आता है सिंथेटिक या फिर जितने भी बाकी के बचे, समझ आया। तो ऑर्गेनिक में क्या आता है, नेचुरल चीजें, यानी कि पेट्रोलियम या फिर गैस, समझ आया, नेचुरल गैस, राइट। अब क्या है कि जो केमिकल इंडस्ट्री है इट इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, के खुद ही ये लोग बनाते हैं अपना और खुद ही फिर इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देख लेते हैं कि अगर कोई भी इंडस्ट्री नाइट्रिक या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करे, मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में क्या जाता है, यूज होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है, समझ आया। तो हमने क्या देखा कि ये लोग अपने आप के ही लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, इट हैज इट्स ओन कंज्यूमर मार्केट बिकॉज बेसिक केमिकल्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अदर केमिकल्स, ओके, दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट, समझ आ गया। चलो अब हम एक बार देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स क्या होते हैं। हमने बात करी थी पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस, राइट। चलो ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक डाइज, ठीक है। अब देख लेते हैं कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में क्या क्या आता है, ये भी आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में क्या क्या होता है, ठीक है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में पेट्रोलियम रॉ मटेरियल होता है, समझ आया। और इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स एक्सेट्रा, ओके। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ये ऑयल रिफाइनरीज के पास ही लोकेटेड होते हैं, क्यों, क्योंकि ये पेट्रोलियम इसमें इस्तेमाल होता है, हमें पता है ना, ऑर्गेनिक केमिकल में पेट्रोलियम रॉ मटेरियल होता है। तो क्या है, ये ऑयल रिफाइनरीज के पास ही लोकेटेड होता है, क्यों, क्योंकि इन्हें पास में ही ऑयल अवेलेबल है या फिर पेट्रोल अवेलेबल है, ठीक है। एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट्स बिकॉज पेट्रोकेमिकल्स आर हेवी ऑर्गेनिक केमिकल विच आर डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट टू अदर प्लेसेस, ठीक है, क्योंकि ये हैवी होता है इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट करना डिफिकल्ट है, इसीलिए पास में इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, समझ आया। चलो ठीक है, ये तो हमने बात कर ली ऑर्गेनिक इंडस्ट्री की या फिर ऑर्गेनिक एलिमेंट की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। अब हम देखेंगे कि इनऑर्गेनिक में क्या बनता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर्स फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, पेंट्स, एडहेसिव, सोप, डिटर्जेंट, पेपर एक्सेट्रा, समझ आया। चलो
चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विच इज एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट फॉर द फास्ट डेवलपमेंट। अब यहाँ पर हम आ गए हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में, समझ आया, हमारा थर्ड चैप्टर, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो क्या है कि एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट्स फॉर द फास्ट डेवलपमेंट, ठीक है, हमें एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए डेवलपमेंट को फास्ट करने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, इस चीज़ को हमें इसके ऊपर हमें अपने विचार को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। चलो अब देखो, हम इससे अग्री तो करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन तो एक बेसिक नेसेसिटी है किसी भी जगह के डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो क्या है कि आई अग्री विद द अबव स्टेटमेंट, ठीक है, विदाउट एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नो डेवलपमेंट कैन बी मेड इन अ कंट्री, ठीक है। द आर्ग्यूमेंट्स, अब हम इन पे आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करेंगे कि क्यों ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या है कि द गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज खुद ही थोड़ी जाएंगी कंज्यूमर के पास चलकर, हमें क्या करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, हमें मार्केट तक ले जाना पड़ेगा ताकि वहां पर कंज्यूमर्स या फिर कस्टमर जाकर खरीद लें, समझ आया। दूसरा पॉइंट ये है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सप्लाई लोकेशन, ठीक है, फ्रॉम सप्लाई लोकेशन जहां से हम सप्लाई कर रहे हैं वहां से डिमांड लोकेशन के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, ठीक है। तो इट इज लिंक्ड विद द फर्स्ट पॉइंट ओनली कि हमें जहां से सप्लाई कर रहे हैं और जहां पर हम डिमांड मार्केट है जहां पर, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कि अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर एंगेज इन डूइंग दिस वर्क सो दैट द नीड्स ऑफ पीपल मे बी फुलफिल्ड, ठीक है। तो फास्ट डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो गया डेवलपमेंट के लिए कि एक बड़ी तादाद में वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, इसीलिए ये क्या है, एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर फास्ट डेवलपमेंट के लिए, समझ आया। अब क्या है, ट्रेडर्स टू यूज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग गुड्स फॉर सेलिंग टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, हम अमेजोन की बात करते हैं, ठीक है, अमेजोन की ही बात कर रहे हैं, तो अमेजोन में भी कितने सारे लोगों को डिलीवरी बॉयज है, डिलीवरी गर्ल्स है, फिर डिलीवरी पर्सन है, ठीक है, उनके पास जॉब्स हैं, ठीक है, वो लोग डिलीवर कर रहे हैं, राइट। तो क्या है कि पहले ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होता है जहां से सप्लाई हो, जहां पर मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां से अमेजोन के वेयर हाउस भेजने में, ठीक है, फिर वेयर हाउस से कंज्यूमर या फिर कस्टमर के घर पे डिलीवर करने में भी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका कितना बड़ा रोल हो गया यहाँ पर कंट्री के डेवलपमेंट में, राइट। अब क्या है कि अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी तो क्या है कि गुड्स और सर्विसेज को हम भेज नहीं पाएंगे, ठीक है, मार्केट्स में या फिर कंज्यूमर तक, ठीक है। तो दे मे नॉट बी एबल टू सेंड देयर गुड्स एंड प्रोडक्ट टू डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, देयर ट्रेड विल दस बी कंसंट्रेटेड टू वन प्लेस ओनली, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो जो भी वो सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो उस जगह पर ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं जा पाएगा, लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री दस डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन एंड मूवमेंट ऑफ गुड, ठीक है। तो प्रोडक्शन के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है कि कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा डेवलप्ड आपका माना जाएगा कंट्री, लेकिन उसके साथ साथ कितना मूवमेंट हो रहा है, कितना लोगों तक पहुंच पा रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसके ऊपर भी कंट्री का पेस ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड करता है, समझ आया। क्वेश्चन 22 है कि रोडवेज स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन इंडिया, ठीक है। तो क्या है कि रेलवे के ऊपर रोडवेज को अभी भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है या इंपॉर्टेंस मिलती है, ठीक है, एज है, ठीक है, एक अपर हैंड है। अब ऐसा क्यों है, हमें आर्ग्यूमेंट्स देना है, ठीक है। चलो अब क्या है कि ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ओवर रेल ट्रांसपोर्ट इज मेंशन्ड बिलो, ठीक है, कि रेल ट्रांसपोर्ट के ऊपर हम रोड ट्रांसपोर्ट को क्यों ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्यों ज्यादा प्रेफरेबल है, प्रेफरेंस मिलती है, राइट। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने की जो कॉस्ट है वो रेल को कंस्ट्रक्ट करने से कहीं ज्यादा कम है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस, ठीक है। तो रेलवे लाइंस ले डाउन करने में या बिछाने में ज्यादा कॉस्ट लगती है और रोड्स बनाने में कम कॉस्ट लगती है, ठीक है। सेकेंड, रोड्स कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोई सी भी अनड्यूलेटिंग मतलब वेव लाइक टोपोग्राफी
यानी कि इस तरह की टोपोग्राफी है। अब आप इसके ऊपर रेलवे लाइन कैसे बिछाएंगे, है ना, प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए क्या है कि हम इनके ऊपर रोड बना देते हैं, ठीक है। तो रोड बनाने से क्या है, रोड जो अंड्यूलेटिंग टोपोग्राफी यानी कि वेव लाइक टोपोग्राफी है रोड्स के ऊपर, उनके ऊपर आराम से रोड्स बनाए जा सकते हैं। एक एडवांटेज ये हो गया। थर्ड है कि रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप एंड कैन ट्रेवर्स माउंटेन लाइक द हिमालयाज, ठीक है। अब हिमालयाज की बात करें, ठीक है, हिमालयाज जाहिर सी बात है इनके ऊपर हम क्या नहीं कर सकते, रेलवे लाइंस नहीं बिछा सकते, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 2 में हम लोग वेव लाइक टोपोग्राफी की बात कर रहे थे, लेकिन पॉइंट नंबर 3 में हम लोग एकदम स्लोप्स की बात कर रहे हैं, समझ आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या है कि रोड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर कार जा सकती है, राइट, इजंट इट, ओके। तो क्या है कि जो रोड्स होते हैं वो हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स को क्या कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इकोनॉमिकल होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन the transportation of few person on relatively smaller amount of goods over short distances, ठीक है। तो अगर कुछ ही शॉर्ट अमाउंट का डिस्टेंस हमें कवर करना है या फिर कम लोगों को ट्रैवल करना है, तो उसके लिए जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो ज़्यादा चीप होता है, इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। इसके अलावा रोड्स जो होते हैं दे प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज, ठीक है। तो हमें पता है कि रोड्स जो है वो डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रेलवेज होती है, रेलवे लाइन, वो तो आपको पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा रेलवेज को या फिर रेल को कैच करने के लिए, राइट। लेकिन रोड्स जो होते हैं वो डोर टू डोर जाता है, इजंट इट, ओके। तो 6 पॉइंट है हमारा, ये 6 आर्ग्यूमेंट है कि रोड ट्रांसपोर्ट इज द फीडर to other means of transport. For example, road transport provides links to other means of transport जैसे कि रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। भाई जाहिर सी बात है, एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है या फिर सी पोर्ट जाना है, आपको रोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो रोड क्या हो गया ऐसे में, रोड हो गया बेसिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट, बेसिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, ठीक है। हमने अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी हमने रोड्स को क्लासिफाई किया था, अब हमें वही करना है, ठीक है। अब देखो ये ना बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है, ठीक है, 5 मार्क में, राइट। अब क्या है कि रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस, ठीक है, 6 क्लासेस में क्लासिफाइड है या डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, ठीक है। पहला हमारा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब हमें पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, इसका मतलब यहाँ पर 4 कॉर्नर से कुछ ना कुछ लेना देना है, राइट। तो क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। अब यहाँ पर क्या होता है, इट इज अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि 4 मेजर या टॉप 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये सुपर हाईवे प्रोजेक्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और ये 4 टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करता है। और वो कौन से सिटीज हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, ठीक है। चलो अब देखो इसका बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, इन सुपर हाईवेज को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, बहुत इजी सा ऑब्जेक्टिव था, ताकि हम टाइम और डिस्टेंस को रिड्यूस कर सके बिटवीन द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है। तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई के बीच का हम टाइम और डिस्टेंस दोनों को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, ठीक है। टोल प्लाजा पे जब आप जाएंगे तो आपको बड़ा बड़ा बोर्ड देखने को मिलेगा NHAI, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं अपना, नेशनल हाईवे, ठीक है। नेशनल हाईवे जो है वो एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री को लिंक करता है, ठीक है, इंक्लूडिंग वन स्टेट विद अनदर, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करता है। एंड दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPW, विच इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बच्चों जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं रोड की, आपको याद रखना है कि एक क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, आपने नाम दिया और आपको 2 पॉइंट जरूर लिखने हैं। पहला कि वो क्या लिंक करता है, किन जगहों को लिंक कर रहा है, और दूसरा उनको कौन मेंटेन कर रहे हैं या फिर कौन बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में 4 को लिंक कर रहे हैं, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को, ठीक है, और कौन बना रहे हैं, NHAI। सिमिलरली नेशनल हाईवेज में
वन स्टेट दूसरे स्टेट से कनेक्ट हो रहा है, और कौन बना रहे हैं, CPWD, ठीक है। फिर हमारा स्टेट हाईवे क्या है, दीज रोड लिंक अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है। तो जो स्टेट की कैपिटल है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट होती है स्टेट हाईवे के जरिए, ठीक है। और स्टेट हाईवे कौन मैनेज करता है या फिर कौन बनाता है या मेंटेन करता है, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, SPWD, ठीक है, इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है, क्या बनाता है, दीज रोड कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट की दूसरी जगहों से डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट करता है, समझ आया। तो ये डिस्ट्रिक्ट रोड को कौन मेंटेन करता है, जिला परिषद, ओके। फिर आता है हमारा रूरल रोड्स, ठीक है। इसमें क्या है कि रूरल रोड्स और विलेज रोड्स लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स, ठीक है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन याद रखनी है, ठीक है। फिर हमारा लास्ट आता है बॉर्डर रोड्स, ठीक है। तो इससे पहले हम रूरल रोड का एक और पॉइंट पढ़ेंगे, आपको याद रखना है, हो सकता है 1 मार्क में आ जाए, ठीक है। और वो क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है। 1 मार्क में आ सकता है कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है या फिर ये क्या करना चाह रहे हैं। तो आप लिखेंगे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मेड प्रोविजंस टू लिंक एवरी विलेज इन इंडिया टू अ मेजर टाउन। हर विलेज को एक बड़े टाउन से कनेक्ट करने के लिए सड़क बनाई जा रही है, किसके अंडर, किस योजना के अंदर, किस प्लान के अंडर, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है। बाय एन ओवरऑल सीजन मोटरेबल रोड, जो कि सारे सीजन चल सका है, ये नहीं कि बारिश हुई और रोड बैठ गया, ठीक है। तो ऐसा रोड जो कि सारे सीजन में काम कर सके, ठीक है। फिर आता है बॉर्डर रोड्स, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर रोड्स है ये कहाँ पर बनाए जा रहे हैं, दीज रोड्स आर इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है बॉर्डरिंग एरियाज में, ठीक है। कौन बनाता है, BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन दीज रोड, ठीक है। दीज रोड्स हैव इंप्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। एनालाइज द फिजियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन आवर कंट्री। अरे रे रे, कितना लंबा क्वेश्चन है, नो बट इट इज वेरी इजी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि फिजियोग्राफिक और इकोनॉमिक फैक्टर बताइए जो कि रेलवे नेटवर्क को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। फिजियोग्राफिक मतलब हमारी फिजिकल टेरेन से रिलेटेड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैंड से रिलेटेड, और इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है, सिंपल सा है, जो कि रेलवे पैटर्न को, रेलवे नेटवर्क को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो आंसर देखेंगे अब हम लोग, फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द इंडियन रेलवे नेटवर्क इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहले हम नदर्न प्लेन्स की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो नदर्न प्लेन्स की जब बात करते हैं, एक बात तो हमें पहले से पता है, नदर्न प्लेन्स क्या है, काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी कि वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसके अलावा वहां पर क्या है, वो प्लेन एरिया है ना। तो ये क्या है, रेलवे लाइंस के लिए एक सूटेबल एरिया है। कौन सा, नदर्न प्लेन, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत सारी पॉपुलेशन है तो बहुत सारे लोगों को सर्व कर पाएगी रेल, राइट। इसके अलावा प्लेन एरिया बिल्कुल, ठीक है, लेवल्ड लैंड है, तो उससे क्या होगा, रेलवे लाइंस भी बिछाने में आसानी होगी, राइट। तो क्या है कि नदर्न प्लेन्स की बात करें तो लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज हैज फेवर्ड डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन दीज प्लेन, ठीक है। इसीलिए इन रीजंस की वजह से नदर्न प्लेन्स में जो रेलवे पैटर्न है या रेलवे नेटवर्क फेवर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स, देखो एक परेशानी है, भले ही हमारे पास इतनी प्लस पॉइंट्स हैं, लेवल लैंड है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, लेकिन एक परेशानी है, और वो परेशानी ये है कि जो रिवर्स हैं नदर्न प्लेन में आपको कई सारी रिवर्स देखने को मिलेंगे जो कि ऑब्स्टिकल क्रिएट करती हैं, और फिर उनके ऊपर ब्रिज बनाना पड़ता है रेलवे लाइंस का, समझ आया। तो क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस देयर वाइड रिवर बेड्स पोज सम ऑब्स्टिकल, ठीक है। ऑब्स्टिकल तो होता है, लेकिन ठीक है, अब उनके ऊपर हम ब्रिज बना लेते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ओके। चलो अब हम अपना सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, पेनिनसुलर रीजन एंड द हिमालयन रीजन, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर हिमालयन रीजन यानी कि स्लोपी है, ठीक है, काफी ज्यादा हिल्स है, स्लोप है, ठीक है, यानी कि डिफिकल्ट टेरेन है,
तो क्या है, इट इज हिली टेरेन, ठीक है। रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ले द रेलवे लाइंस, ठीक है। रेलवे लाइंस को बिछाना यहाँ पर डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द टेरेन, ठीक है। फिर आता है हमारा हिमालयन माउंटेनस रीजन टू आर नॉट फेवरेबल, ठीक है। हिमालयन जो माउंटेनस रीजन है वो रेलवे लाइंस के लिए फेवरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन के, देखो एक तो हाई रिलीफ है, ठीक है, यानी कि बहुत उबड़ खाबड़ जमीन है, ठीक है। इसके अलावा जो पॉपुलेशन है वो भी काफी स्पार्स है, यानी कि क्या है, बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है इतनी कम पॉपुलेशन के लिए इतना सारा खर्चा करना एक सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इसीलिए जो हिमालयन माउंटेनस रीजन है ये फेवरेबल नहीं है, किसके लिए? रेलवे लाइंस के लिए, ठीक है। फिर आता है डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब देखो सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान टू आर वेरी डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स अपॉन, ठीक है। तो जो सैंडी डेजर्ट है राजस्थान के, उनके ऊपर भी रेलवे लाइन्स बिछाना डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द टेरेन, बिकॉज ऑफ द लैंड विच हैज हिंडर्ड द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, ठीक है। इस वजह से रेलवेज का डेवलपमेंट इन एरियाज में नहीं हो पाया है, ठीक है। फिर हमारा पास फोर्थ पॉइंट आता है स्वैम्स ऑफ गुजरात, ठीक है। गुजरात में जो मार्शी एरिया है या फिर दलदली जमीन है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स, ओके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड, दीज आर ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, ठीक है। तो हमने क्या पढ़े? टेरेन्स पढ़े, ठीक है, रीजन पढ़े जो कि किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? रेलवे पैटर्न को या फिर रेलवे नेटवर्क को इंडिया में, समझ आया। तो उसमें हमने नदर्न प्लेन पढ़ा, पेनिनसुलर रीजन एंड हिमालयन रीजन पढ़ा, डेजर्ट ऑफ राजस्थान पढ़ा और स्वैम्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश के जंगल और छत्तीसगढ़, उड़ीसा डायरेक्ट या फिर झारखंड को पढ़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, व्हाट इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। पाइपलाइन के बारे में हम यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। गिव एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन नाउ में क्या होता है? पाइपलाइंस का इस्तेमाल होता है जो ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल और इवन गैस, इजंट इट। तो क्या है कि अंडर पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन नाउ पाइपलाइंस आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स। तो क्या है कि ऑयल और नेचुरल गैस की फील्ड्स जो होती हैं वहां से ऑयल को और नेचुरल गैस को लेकर पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कहाँ पर? ऑयल रिफाइनरीज में, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में और बिग थर्मल पावर प्लांट्स में, समझ आया। फिर एडवांटेजेस देख लेते हैं हम लोग। हमसे क्या पूछा था कि एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो हमें एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस भी देना है। इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, आप कोई से भी 2 पॉइंट लिख सकते हो, समझ आया। क्रूड ऑयल and other petroleum product can be transported to far away inland locations like Barauni and Panipat, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा पाइपलाइन जो है वो गैस के लिए या गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल प्रूफ हुए हैं, ठीक है। फिर क्या है, सॉलिड को भी हम इसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कि लिक्विड को और गैस को तो हम कर ही सकते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम सॉलिड्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें उसको स्लरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है कि रनिंग कॉस्ट ऑफ पाइपलाइन इज मिनिमल, ठीक है। तो सबसे पहले पाइपलाइंस को सेटअप करने के लिए हमें पैसा लगाना तो पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो सब्सीक्वेंट रनिंग कॉस्ट है वो कम है, ठीक है। तो शुरू में लेइंग कॉस्ट तो हाई है, ठीक है, पाइपलाइंस को ले करने की जो कॉस्ट है वो हाई है, बट देन जो पाइपलाइन की रनिंग कॉस्ट है दैट इज मिनिमल और दैट इज कंपैरेटिवली लो, समझ आया। लास्ट है कि देयर आर नो ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज। ऐसा नहीं है कि बीच में ट्रैफिक मिल गया तो आपका तेल या आपकी गैस टाइम पर नहीं पहुंच पाई, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। एक एडवांटेज ये है कि बीच में कोई ट्रांसशिपमेंट लॉस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा स्पिल हो गया ऑयल और इस वजह से हमें लॉस हो गया बीच में, या फिर डिले, ऐसा भी नहीं है। तो हमारे पास ये भी एक एडवांटेज है या फिर एक इम्पोर्टेंस है, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हमें यहाँ पर इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज इन इंडिया को डिस्क्राइब करना है और उसके क्या एडवांटेजेस है हमें ये भी डिस्क्राइब करना है, ओके। तो इंडिया का जो है इनलैंड नेविगेशन वाटरवे दैट इज 14,500 किलोमीटर इन लेंथ, ठीक है, और इस 14,500 किलोमीटर में से ओनली 3,700 किलोमीटर जो है वो मैकेनाइज्ड बोट से नेविगेबल है, यानी ओनली 3,700 किलोमीटर इज नेविगेबल बाय द मैकेनाइज्ड बोट, ठीक है।
इसके अलावा नेशनल वाटरवेज की बात करते हैं, याद रखना कि अकॉर्डिंग टू नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 111 नेशनल वाटरवेज है। जैसे नेशनल हाईवेज होता है ना, NH1 NH2, इसी तरह नेशनल वाटरवेज भी है, समझ आया। तो नेशनल वाटरवेज कवर गंगा रिवर NW1, ब्रह्मपुत्र रिवर NW2, ठीक है, तो हमने वो पढ़ा था सादिया एंड धुबरी, ठीक है, हल्दिया एक्सेट्रा एंड मेनी अदर रिवर्स, ठीक है। तो ये कुछ NW यानी कि नेशनल वाटरवेज के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा कुछ और वाइएबल इनलैंड वाटरवेज इंक्लूड गोदावरी, कृष्णा, बाराक, सुंदरबंस, ठीक है, बुकिंगम कैनाल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कैनाल एक्सेट्रा, DVC है ना, पढ़ा था हमने। इसके अलावा जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो हमारे पास 4 मेजर एडवांटेज है, और वो क्या है कि वाटरवेज जो है इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये आज से नहीं सदियों पहले से वाटरवेज का हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, राइट, बहुत टाइम पहले से, हजारों साल पहले से, ठीक है। फिर क्या है, दे आर मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, ठीक है, हैवी और बल्की गुड्स को क्या है ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। क्या है, फ्यूल एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट है, ज़्यादा फ्यूल नहीं लगता है, ठीक है। इसके अलावा एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, इंटरनेशनल ट्रेड क्यों इकोनॉमिक बैरोमीटर कंसिडर किया जाता है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। Why is international trade considered the economic barometer for a country? Okay? आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड में अगर प्रोग्रेस होगी तो उससे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी आएगी कंट्री में, ठीक है। अब हम यहाँ पर 2 चीजों की बात करेंगे, पहला है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और दूसरा है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। अब क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, ठीक है, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट की वैल्यू कम है और एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो क्या है, कंट्री इज कंसिडर टू हैव मेड एडवांसमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड, तो कंट्री क्या है, एक प्लस या पे पॉजिटिव पॉइंट में है, ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, समझ आया। अब हम क्यों कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है और इंपोर्ट की कम है, इसका रीजन ये है कि एक्सपोर्ट से क्या होता है, प्रोस्पेरिटी आती है। हम लोग एक्सपोर्ट से क्या करते हैं, हम बाहर सामान देते हैं और बदले में हमें पे मिलता है, ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी में पैसा आता है, और इकोनॉमी में पैसा आता है तो इकोनॉमी ग्रो करती है, समझ आया। तो इसीलिए इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, द कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी इन द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड सिचुएशन, समझ आया। तो डेवलप कंट्रीज जो हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं, दे आर ऑलवेज इन द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, समझ में आया। उनका एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इंपोर्ट की वैल्यू कम होती है। एक दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर इंपोर्ट ज्यादा है यानी कि हम खरीद ज्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, ठीक है, तो हम बाहर से जब खरीद रहे हैं तो हमें पे करना पड़ता है, यानी कि इकोनॉमी से पैसा जा रहा है बाहर, ठीक है। तो क्या है कि अगर इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो इट इज कॉल्ड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। इसीलिए एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज एन इंडेक्स टू द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड कंसिडर्ड इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर अ कंट्री। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है ऑन हाउ टूरिज्म एज अ ट्रेड हैज फ्लरिश्ड इन इंडिया, ठीक है। तो टूरिज्म एज अ ट्रेड, उसका आंसर देख लेते हैं कि ओवर 17 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिटेड इंडिया इन 2019, ठीक है। तो क्या है, 17 मिलियन टूरिस्ट, ठीक है, तो 17 मिलियन से ऊपर ही ज्यादातर विजिट करते हैं, लेकिन ये वेरी करता है ईयर बाय ईयर। तो हम 2019 यानी कि कोविड से पहले का सीन अगर ले लें तो उसमें क्या है कि 17 मिलियन टूरिस्ट ने इंडिया को विजिट किया था, ठीक है। फिर क्या है कि 15 मिलियन पीपल जो है वो डायरेक्टली इंगेज है किसमें, टूरिज्म इंडस्ट्री में, समझ आया। तो कितनी बड़ी पॉपुलेशन है जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री से डायरेक्टली एसोसिएटेड है या इंगेज्ड है, समझ आया। इसके अलावा टूरिज्म जो होता है इट ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन बिकॉज पीपल फ्रॉम इंडिया ऑल्सो गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो लोग एक दूसरे से दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें, एक स्टेट से लोग दूसरे स्टेट, मैं यहाँ से ताजमहल घूमने आगरा जा रही हूँ, उत्तर प्रदेश जा रही हूँ, ठीक है, तो क्या है कि उससे नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ता है, ठीक है। तो एक दूसरे के लिए क्या बढ़ता है, टॉलरेंस बढ़ता है और हम इंटीग्रेट होता है, यूनाइट होता है, ठीक है।
इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब बाहर से लोग इंडिया को विजिट करने आते हैं तो वो इंडिया के हेरिटेज को देखते हैं, इंडिया के कल्चर को समझते हैं और इंडिया को अंडरस्टैंड करते हैं, और इससे हमारे इंडिया की इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। समझ आया? तो फॉरेन टूरिस्ट आर अट्रैक्टेड बाय इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। समझ आया? इसके अलावा जो लोकल हैंडीक्राफ्ट होता है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलता है, ठीक है, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इट सपोर्ट्स लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल परसुइट्स बिकॉज टूरिस्ट परचेज मेनी प्रोडक्ट ड्यूरिंग देयर विजिट। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैं अगर कश्मीर जा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी जा रहा है किसी भी जगह पर, तो हम वहाँ से कोई यादगार खरीद लेता है। ठीक है, तो कश्मीर जा रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल मैंने पश्मीना शॉल खरीद ली, ठीक है, या फिर कश्मीर की कोई भी एक फेमस चीज़ खरीद ली, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट की जैसे। तो इससे क्या होता है कि जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है उसको बढ़ावा मिलता है, जैसे आप कश्मीर का एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर विजिटिंग प्लेसेस ऑफ हेरिटेज। ठीक है, तो अलग अलग प्लेसेस ऑफ हेरिटेज को विजिट करने के लिए फॉरेन टूरिस्ट इंडिया विजिट करते हैं, और टू हैव एडवेंचर इन हिली रीजन और टू हैव बिजनेस विद इंडिया। ठीक है, तो बिजनेस के लिए अगर कोई आ रहा है तो हम उसको कहेंगे बिजनेस टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, बहुत टाइप्स ऑफ टूरिज्म होता है। ठीक है, तो राजस्थान, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर एंड टेम्पल टाउन्स ऑफ साउथ इंडिया हैव अट्रैक्टेड मेनी टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझ आया? चलो, क्वेश्चन नंबर 29 है डिस्क्राइब द मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया की हम कोस्ट लाइन की बात करें तो बच्चों याद रखना, एक मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि इट इज 7516.6 किलोमीटर, लेकिन हम इसको प्रिसाइजली 7516 किलोमीटर कह देता है। ठीक है, तो 7516 किलोमीटर इज द coastline length of India, and there are 12 major and 205 minor और intermediate ports। समझ आया? अब हम बात करते हैं मेजर पोर्ट्स की इंडिया में। तो कांडला इन कच्छ, सबसे पहला है कांडला इन कच्छ। इट वाज द फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद पहला पोर्ट कौन सा डेवलप हुआ? कांडला, जो कि कच्छ में है। ठीक है, कच्छ रीजन में है, और ये आपको एक एक मार्क में आ सकता है क्वेश्चन, इसीलिए आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, फिर बात करते हैं बिगेस्ट पोर्ट की, तो कौन सा है वो? मुंबई पोर्ट। ठीक है, तो मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट है मुंबई, और उसमें काफी स्पेशियस, नेचुरल और वेल शेल्टर्ड हार्बर है। ठीक है, इसके अलावा मर्मागांव पोर्ट, आपको याद रखना है कि अगर पूछते हैं कि दो पोर्ट का नाम बताइए जहां से आयरन एक्सपोर्ट होता है, तो याद रखिएगा दोनों MM वाले जो हैं वो आयरन एक्सपोर्टिंग यूनिट है। ठीक है, तो मर्मागांव पोर्ट और मंगलोर पोर्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मर्मागांव पोर्ट जो कि गोवा में है, प्रीमियम आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, फिर मंगलोर पोर्ट, ठीक है, जो कि कर्नाटका में, केटर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। ठीक है, तो MM वाले जो हैं वो आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं। एक और चीज याद रखना है कि पारादीप MMP ऐसे याद रख लो, पारादीप जो है वहां से भी आयरन को एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, चलो, कोची इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लगून। ठीक है, तो एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट कोची है। ठीक है, टूटिकोरिन पोर्ट इट इज सिचुएटेड एट द एक्सट्रीम साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का क्या मतलब हो गया? साउथ ई वाला पार्ट है और ईस्ट ई वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर, राइट, तो टूटिकोरिन वहां पर है। चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट की अगर हम बात करें तो कौन सा है? चेन्नई है। समझ आया? फिर हम बात करते हैं किसकी? विशाखापट्टनम की, तो वो डीपेस्ट लैंडलॉक्ड है और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। फिर कोलकाता, इट इज एन इनलैंड रिवरीन पोर्ट। ठीक है, पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है, इट इज स्पेशलाइजेस इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और। MMP हमने पढ़ा था, मर्मागांव, मंगलोर और P से पारादीप। ठीक है, फिर आता है हल्दिया पोर्ट, और हल्दिया पोर्ट क्या बना था? सब्सिडरी पोर्ट बना था, क्योंकि जब कोलकाता पोर्ट पे काफी ज्यादा रश बढ़ गया तो क्या हुआ था? फिर हल्दिया पोर्ट को बनाया गया। ठीक है, अब आपको इन पोर्ट्स की मैप पर लोकेशन भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो हल्दिया पोर्ट वाज डेवलप्ड एज अ सब्सिडरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट। समझ आया? तो ये आपको याद रखना है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 विच इज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ठीक है, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल्स। समझ आया? अब देखो क्या है
कि किसी भी कंट्री की जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द मूवमेंट ओवर स्पेस। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंट्री की पेस ऑफ डेवलपमेंट उसकी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है पहला, ठीक है, और दूसरा वो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका कितना मूवमेंट है ओवर स्पेस, ठीक है। तो मूवमेंट ओवर स्पेस में ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ठीक है, और प्रोडक्शन में इंडस्ट्रीज आ गई, ठीक है। Therefore, efficient means of transport is a prerequisite, ठीक है, इसीलिए हमें efficient means of transport चाहिए और हर हालत में चाहिए, ठीक है, for fast development। और लंबे समय तक क्या होता रहा है कि ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस, ठीक है, कि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो है वो एक स्पेस तक लिमिटेड थे काफी लंबे टाइम तक, ठीक है। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के एरिया में डेवलपमेंट होने के बाद हमें क्या देखने को मिला कि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा एक्सपैंड हो गए, बढ़ गए, ग्रोथ हो गई उसमें, ठीक है। आज अगर हम देखेंगे तो द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन है कि द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज, ठीक है, यानी कि सारी जो जगहें हैं वो एक दूसरे से लिंक हैं, समझ आया। तो टुडे द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हैज बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से जो कि इक्वली डेवलप्ड हुआ, हम उसकी वजह से इस ट्रांसपोर्टेशन में ये माइलस्टोन को अचीव कर पाए, ठीक है। इसीलिए ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, ठीक है। तो क्या है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर और ये एक दूसरे को हेल्प करती हैं ग्रो करने में, और इवेंचुअली जब ये ग्रो करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी ग्रो करती है, ठीक है। तो ये थे हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ज्योग्राफी टर्म 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can comment down below.